जय हिंद फ्रेंड्स। हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए? आज का क्वेश्चन है यही। हमने पिछले क्लास में बताया है आप लोगों को कि कानून बनाना विधायिका का काम होता है, कानून के अनुसार सरकार चलाना कार्यपालिका का काम होता है। लेकिन जो देश में जो विवाद जो उत्पन्न होगा, लड़ाई झगड़े जो होंगे, उसका निपटाना कौन करेगा भैया? होता ना, लड़ाई झगड़े होती है ना। तो ये जो लड़ाई झगड़ा जो होता है, जितने भी सारे छोटे बड़े जितने भी सारे जो विवाद जो उत्पन्न होता है, ये विवाद का निपटारा कौन करेगा? तो इसके लिए भी तो एक संस्था होनी चाहिए ना, इसके लिए भी एक संगठन होनी चाहिए ना। तो इसके लिए कौन सा संगठन बनाया गया? न्यायपालिका संगठन बनाया गया। अर्थात न्यायपालिका जो है ना, वो पूरी तरह से एक स्वतंत्र निकाय है, एक स्वतंत्र संगठन है न्यायपालिका। कहने का मतलब, ये जो विधायिका है, विधायिका, और ये जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका, मतलब कहने का मतलब है कि न्यायपालिका जो है एकदम पूरी तरह से एक स्वतंत्र संस्था है। स्वतंत्र संस्था कहने का मतलब यह हो गया, न्यायपालिका पर ना विधायिका का कोई कंट्रोल है और न ही कार्यपालिका का कोई कंट्रोल है। कहने का तात्पर्य हो गया, ना विधायिका इसको नियंत्रित करती है और न ही कार्यपालिका इसको नियंत्रित करती है। कोई इन दोनों संस्थाओं में से कोई भी इसको नियंत्रित नहीं करती है। सरकार के 3 अंग होते हैं ना, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून के अनुसार शासन चलाना। तो देश में जितने भी सारा जो विवाद जो होगा, वो विवाद का निपटारा करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए अदालत होता है, न्यायपालिका होती है ना। तो ये न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र संस्था है। कहने के तात्पर्य न विधायिका की इस पर कोई नियंत्रण है और न ही कार्यपालिका का इसका कोई नियंत्रण है। इसको कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। अर्थात न्यायपालिका एकदम पूरी तरह से एक फ्री संस्था है, किसी के ऊपर उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। समझ रहे बात को? तो इसमें हम 2 तरीके से आपको बताएंगे कि आखिर हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। मतलब ये जो न्यायपालिका एकदम बिल्कुल फ्री क्यों चाहिए, ठीक है। और क्यों चाहिए, तो इस पॉइंट में इधर हमने जवाब दिया है कि न्यायपालिका हमें क्यों एकदम स्वतंत्र होनी चाहिए हमारे लिए, जो इस तरफ हमने बताया। फिर उसके बाद अगले तरफ हम ये बताएंगे कि आखिर न्यायपालिका को स्वतंत्रता देने के लिए, न्यायपालिका को पूरी तरह से एकदम तटस्थ बनाने के लिए कि उस पर कोई किसी की पाबंदी नहीं होगी, तो संविधान में इसके लिए कौन कौन सा उपाय किया गया है, अर्थात कैसे कैसे उपाय किए गए हैं कि न्यायपालिका पूरी तरह से एकदम स्वतंत्र रहेगा। समझ रहे बात को? अब आइए जानते हैं कि न्यायपालिका क्या है, कि न्यायपालिका हमें स्वतंत्र क्यों चाहिए, क्यों हमने लिखा है यहां पर, ठीक है। न्यायपालिका को स्वतंत्र क्यों होना चाहिए। पहला पॉइंट में हमने लिखा है, समान रूप से कानून लागू हो। समान रूप से कानून लागू हो, तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारे देश में जो जनसंख्या है, चाहे वह व्यक्ति, चाहे वह वर्ग, किसी भी से वर्ग से क्यों ना हो, सबों के ऊपर क्या होता है कि समान रूप से कानून लागू होता है। अर्थात कानून सबके लिए एक समान होता है। अर्थात कानून के समक्ष कोई भी, कानून के सामने कोई भी ऊंचा नहीं है। कानून सबके लिए एक बराबर हो। समझ रहे बात को? तो ये जो सुनिश्चित करता है, तो कौन सुनिश्चित करता है? न्यायपालिका सुनिश्चित करता है। अगर न्यायपालिका अगर नहीं रहेगी, तो क्या समान रूप से सबों के ऊपर कानून लागू हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही? ये पहला पॉइंट को हमने बताया। अब दूसरा पॉइंट इसमें कि अधिकारों की रक्षा हो। हम सबों का जो अधिकार है, सभी नागरिकों का अपना अपना सबका अधिकार है ना जी, सबको अधिकार मिला है, भारतीय संविधान के द्वारा सबको अधिकार प्राप्त है।
ये जो जितने भी सारे जो अधिकार हैं, ये अधिकार कौन सुनिश्चित करेगा? न्यायपालिका सुनिश्चित करती है। समझ रहे हैं बात को? क्यों? सो बता रहे हैं कि हम सबों की अधिकारों की रक्षा कौन करता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब अदालत। समझ रहे ना? अदालत की संरचना, न्यायपालिका की संरचना किस प्रकार से होती है तो पिछले क्लास में हम तो बता दिए हैं, है ना जी। अब यहां पर क्या है कि अधिकारों की रक्षा कैसे होगा? जितने भी देश के जो नागरिक है, उन सभी नागरिकों का जो अधिकार है, अगर कोई किसी के अधिकार का हनन अगर करना चाहेगा तो अधिकार का हनन ना हो, इसके लिए किसको बैठा करके रखा गया है? न्यायपालिका को बैठा करके रखा गया है कि ये उसकी रक्षा करेगा। तो समझ रहे हैं कि क्यों हमें चाहिए स्वतंत्रता? न्यायपालिका क्यों स्वतंत्र होनी चाहिए? समझ रहे बात को? इसीलिए अधिकारों की रक्षा होती, इसके लिए हमें क्या होनी चाहिए? न्यायपालिका हमारे लिए स्वतंत्र होनी चाहिए, देश के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए। अब अगला पॉइंट में हमने बताया है कि विवादों का हल कानून के अनुसार हो। देश में जितने भी सारे जो विवाद उत्पन्न होता है, विवाद क्या? विवाद कई तरह के विवाद होता है। सरकारों के बीच विवाद होता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच विवाद हो सकता है, दो राज्य सरकारों के बीच विवाद हो सकता है, दो समुदायों के बीच विवाद हो सकता है, अगड़ी पिछड़ी के बीच विवाद हो सकता है, व्यक्तिगत विवाद हो सकता है। कई तरह के विवाद उत्पन्न होता है समाज में। तो ये जो विवाद जो उत्पन्न होता है, उन सभी विवादों का समाधान कहां पर होता है? न्यायपालिका में होता है, अदालत में होता है ना। तो विवादों का हल कानून के अनुसार होता है। अदालत में जितने भी सारे जो विवाद जो उत्पन्न होता है वो किस प्रकार से हल होता है? उसका कानून के अनुसार, कानून की धाराओं के अनुसार, इंडियन पैनल कोड के अनुसार इसका उपचार होता है, अर्थात उसका अनुसार विवादों का निपटारा होता है। अब ये विवादों का निपटारा कौन करता है? तो न्यायपालिका करता है। अब न्यायपालिका अगर स्वतंत्र नहीं रहेगा तो क्या न्यायपालिका विवादों का निपटारा कर सकेगा? निपटारा नहीं कर सकेगा। इसलिए न्यायपालिका को क्या होनी चाहिए? बिल्कुल स्वतंत्र होनी चाहिए। समझ रहे बात? अब अगला पॉइंट में हमने बताया कि तानाशाही। बात सही है। अगर हमारे देश में अगर न्यायपालिका अगर सशक्त नहीं होती ना, न्यायपालिका अगर सशक्त नहीं होती मतलब ताकतवर अगर नहीं होती ना, तो पता नहीं सरकार या राज्य सरकार कौन कौन से नए नए कानून लेकर के आ जाती, जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। सरकार कुछ ऐसे ऐसे मुकदमे कर, राज्य सरकार कुछ ऐसे ऐसे मुकदमा को वापस ले लेती है अदालत से। अगर उसके सामने अगर अदालत अगर नहीं होता ना, तो एक से एकदम दुर्दांत आतंकवादियों का भी मुकदमा को सरकार वापस ले लेती है वोट बैंक की राजनीति के कारण। तो उस वक्त चट्टान की तरह अडिग रहता है कौन? न्यायपालिका चट्टान की तरह अडिग रहता है। नहीं तो सरकार बेलगाम भी हो सकती है। सरकार को नियंत्रित भी कर लेती है कौन? न्यायपालिका। अर्थात कहने का मतलब कि सरकार तानाशाही रवैये के अंतर्गत आ सकता है कि नहीं? तानाशाही का मतलब क्या? डिक्टेटरशिप। मतलब सरकार जो कहेगी, सरकार के पास ही कानून बनेंगे, सरकार के कानून में आंगन में कानून बनेगा, सरकार के आंगन में ही कानून टूट जाएगा। अर्थात सारी शक्ति किसी एक संस्था या किसी एक व्यक्ति या एक सरकार में, एक सरकार के हाथों में न आवे, इसके लिए न्यायपालिका को क्या होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए, ताकि न्यायपालिका उसको रोक सके। समझ रहे बात को? अगला पॉइंट में हमने बताया कि न्यायपालिका के निर्णय पर हस्तक्षेप ना हो। अगर न्यायपालिका मान लेते हैं कि कोर्ट कचहरी अदालत किसी भी प्रकार का कोई निर्णय देती है, ठीक है, सुना, निर्णय देती है, जब निर्णय देती है तो अदालत के निर्णय पर, अर्थात हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे निचली अदालत हो, हाई कोर्ट के निर्णय पर किसी को भी हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होता है। सर्वसम्मति से सबों को अदालत के निर्णय को मानना पड़ता है। क्यों? वह इसलिए मानना पड़ता है क्योंकि न्यायपालिका किसी के पक्ष में निर्णय नहीं लेती है। निर्णय इसलिए नहीं लेती है क्योंकि न्यायपालिका जो है वह पूरी तरह से एक स्वतंत्र संस्था है। किसी के दबाव में आकर या किसी के कहने पर आकर के वह फैसला
नहीं सुनाती है। वह इसलिए नहीं सुनाती है क्योंकि वह एक बिल्कुल क्या है, एक स्वतंत्र संस्था है। न्यायपालिका में किसी की चलती नहीं है, इसलिए न्यायपालिका के निर्णय में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अब मान लेते हैं कोई दुर्दांत, कोई आतंकवादी जेल में बंद हो और उसको फांसी की सजा हो गई है। अब उधर से सरकार ने, कार्यपालिका ने, सरकार ने फोन कर दिया कि छोड़ दीजिए उसको, अब अदालत छोड़ देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार न्यायपालिका पर हस्तक्षेप कर रही है, न्यायपालिका के निर्णय पर, न्यायपालिका की फैसले को वो क्या कर रही है, बाधित कर रही है। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि न्यायपालिका ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो किसी के अधीन नहीं काम करती है, किसी के अधीन, और भी इधर पर हम विस्तार से बताएंगे, किसी के अधीन काम नहीं कर सकते। अर्थात न्यायपालिका के निर्णय पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर पाता है। वह इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि न्यायपालिका किसी के कहने पर या किसी के साक्ष्य के देने पर वह निर्णय नहीं लेता है, बल्कि सबूत और गवाह के आधार पर वह कोई भी निर्णय को लेता है। इसलिए उसके निर्णय पर कोई उंगली नहीं उठा सकते, उसका कोई आलोचना नहीं कर सकता है। ऐसा इसीलिए हो पाता है, क्यों? क्योंकि न्यायपालिका जो है सो पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्र है। नींद आ रही है? न्यायपालिका बिना भय या भेदभाव का कार्य कर सके। न्यायपालिका जो कार्य करती है, जो वो निर्णय लेती है, बिना डर का, बिना भय का, बिना कोई भेदभाव का वह निर्णय ले। यह कैसे संभव हो सकता है? यह संभव कैसे हो सकता है? जब यह स्वतंत्र रहेगा तब ना। क्या तुम मान लेते हैं कि तुम एकदम बिल्कुल तरह से, पूरी तरह से स्वतंत्र है, तुम अपना निर्णय अपने अनुसार लेगा ना, अपनी इच्छा अनुसार लेगा। लेकिन तुम्हारे ऊपर अगर किसी का अगर नियंत्रण रहेगा तो तुम उसके अनुसार चलेगा। वही कह रहा है कि अदालत, हमारे देश की अदालतें, छोटी अदालत, बड़ी अदालत, जो भी सारी जो अदालतें हैं, वह बिना डर का, बिना भय का, बिना कोई भेदभाव का वह निर्णय ले सके। इसके लिए सबसे जरूरी चीज जो है कि न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए। तभी तो वह क्या कर सकता है, कोई भी निर्णय को स्वतंत्रता पूर्वक वह ले सकती है। समझ रहे बात को? देखिए, अर्थात देश में जितने भी सारे जो विवाद जो उत्पन्न होता है, उस विवाद का निपटारा कौन करता है? न्यायपालिका करता है। और न्यायपालिका बिना डर का, बिना भय का, वह सबका वह फैसला गवाह और सबूत के आधार पर वह दे सके। इसके लिए न्यायपालिका को स्वतंत्र होना बेहद आवश्यक है। समझ रहे बात को? स्वतंत्र होना बेहद आवश्यक है। इसमें एक बात मैं बता देता हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में, किसमें? अनुच्छेद 32 अर्थात अनुच्छेद 32 में, जितने भी सारे जो अनुच्छेद हैं हमारे देश के संविधान में, जितने भी सारे अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद किनको कहा गया है? अनुच्छेद 32 को कहा गया है। ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, क्योंकि अनुच्छेद 32 क्या देता है जानते हैं? अनुच्छेद 32 क्या बताता है? अनुच्छेद 32 यह बताता है कि किसी भी व्यक्ति का अधिकार का हनन होने पर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार होने पर, हनन होने पर, वे सभी लोग न्यायालय जा सकता है न्याय प्राप्त करने के लिए। उन सबों को स्वतंत्रता प्राप्त है, इस अनुच्छेद ने दिया है, अनुच्छेद 32 ने दिया है कि हर कोई व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा है। समझ रहे बात को? इसीलिए उन्होंने कहा है, अर्थात न्यायालय में कोई भी व्यक्ति जा सकता है,
कोई भी व्यक्ति जा सकता है। समझ रहे बात को? तो इस प्रकार से न्यायालय को स्वतंत्र होना बेहद आवश्यक है। समझ गए? तो आपने अभी तक यह समझा कि आखिर न्यायपालिका को क्यों स्वतंत्र रखना चाहिए, क्यों स्वतंत्र रखना चाहिए, आपने समझ गया? समझ गए ना? अब दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि ठीक है, न्यायपालिका स्वतंत्र रहना तो चाहिए, तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए कौन कौन सा उपाय किया है? भारतीय संविधान में इसका कुछ उपाय भी किया गया है कि न्यायपालिका को किस प्रकार से स्वतंत्र रखा जाएगा। संविधान में कौन कौन सा उपाय, अर्थात कैसे कैसे तरीके से, किन किन तरीकों को संविधान में अपनाया गया है ताकि न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र और फ्री रह सके। इसके लिए संविधान में कौन कौन सा उपाय किया है। इसमें से पहला पॉइंट को मैं बता रहा हूं कि नियुक्ति में, अर्थात कहने का मतलब जब न्यायालय में जब न्यायाधीशों की जब नियुक्ति जब होती है, जब भर्ती होती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का चाहे हाई कोर्ट की, जो उसमें जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस जो होता है, उसमें जो नियुक्ति जो होता है ना, उस नियुक्ति में विधायिका से कोई तालमेल नहीं होता है। विधायिका का काम कानून बनाना होता है ना। जब न्यायाधीशों की जब नियुक्ति जब की जाती है तो न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के दौरान विधायिका से कोई भी तालमेल या विधायिका से कोई भी मशवरा या कोई भी परामर्श नहीं लिया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि न्यायपालिका को पूरी तरह से पॉलिटिकल, राजनीतिक रूप से पूरी तरह से एकदम साइड रखा गया है। समझ रहे बात को? दूसरी बात है कार्यकाल निश्चित कर दिया गया। अर्थात कहने का मतलब कि संविधान में यह भी उपाय किया गया कि जितने भी सारे न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगी, जितने भी सारे न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, वो नियुक्ति के बाद क्या होता है कि वह नियुक्ति से वह जितने वर्षों के लिए उसकी नियुक्ति की जाती है, एक निश्चित वर्ष के लिए उसकी नियुक्ति की जाती है, उसके पहले उसे हटाया ही नहीं जा सकता है। इसका मतलब न्यायपालिका में जो चीफ जस्टिस होते हैं सब निडर होकर के बिना डर का, बिना भय का काम करता है कि अरे भैया हमको तो कोई हटा ही नहीं सकता है, हमें पॉलिटिकल लोगों से कोई लेना देना तो है ही नहीं है मुझे, तब न वह निर्भीक होकर के बिना डर भय का काम कर पाता है। समझ रहे बात को? और एक बार जब न्यायाधीशों की जब नियुक्ति हो जाती है तो फिर कार्यकाल को कम किया ही नहीं जा सकता। जैसे मान लेते हैं कि कोई न्यायाधीश के कोई ठीक तरीके से काम धंधा नहीं कर रहा है तो नहीं, उसको बीच में ही हम पहले उसको हटा देंगे, तो ये बहुत ही जटिल है। आगे हम बता रहे हैं ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है। अर्थात कहने का मतलब हटाने की जो प्रक्रिया होती है, न्यायाधीशों की जो हटाने की जो प्रक्रिया जो होती है ना, बहुत ही जटिल होती है। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद न्यायाधीशों को हटाना भगवान से मिलन के बराबर है, इतना जान ले। अर्थात हटाया जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हटाया ना जा सकता है, लेकिन उसकी जो हटाने की जो प्रक्रिया जो है ना, वो हटाने की प्रक्रिया काफी जटिल है। काफी हटाया जाता है, ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, हटाया जाता है, लेकिन वह विशेष परिस्थिति बस जो आगे जाकर के भी थोड़ा सा हम बताएंगे। तो हटाने की प्रक्रिया भी संविधान में, न्यायपालिका के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया संविधान में काफी ज्यादा जटिल है। ये सारे चीज इसलिए किया गया है संविधान में ताकि संविधान में न्यायपालिका में सारे चीफ जस्टिस लोग स्वतंत्र रूप से और एकदम फ्री फैसला ले सके, किसी के दबाव में आकर के फैसला ना ले सके। मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के किसी राजनीतिक पार्टी ने उसको गठित किया, चलो हम तुमको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना देते हैं। अब जब कोई फैसला लेने के बारी आएगा तो क्या कह देगा, हम ही ने तुमको नियुक्त किए हैं, थोड़ा मेरी बात को नहीं सुनेगा। ले, स्वतंत्र फैसला हुआ? स्वतंत्र फैसला नहीं हो पाया। सबूत और गवाह के विरुद्ध फैसला दे सकता है, वो स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं दे सकता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि न्यायपालिका हमारे देश के लिए क्या रेफरी है, रेफरी, अंपायर है, रेफरी। जिस तरह से मैच में क्या होता है, रेफरी होता है ना, फुटबॉल मैच में या क्रिकेट मैच में अंपायर होता है ना, वो जो निर्णय जो देता है वह किसी भी टीम के पक्ष में नहीं देता है, जो सही होता है उसके। अब गलत अनजाने में कोई गलत फैसला दे तो वो अलग चीज है, लेकिन उसकी हमेशा यह कोशिश रहती है कि फैसला
हमेशा न इस टीम के पक्ष में न उस टीम के पक्ष में। अर्थात कहने का मतलब न्यायपालिका हमेशा यह कोशिश करती है, न्यायपालिका एक रेफरी का जैसा है, फैसला न विधायिका के हस्तक्षेप से देगा न ही कार्यपालिका के हस्तक्षेप से देगा, अर्थात जो सही होगा उसी के अनुरूप देंगे, क्योंकि न इसके अधीन ये काम करता है न ही इसके अधीन काम करता है, ये एकदम बिल्कुल पूरी तरह से एक स्वतंत्र है। समझे बात को, ये पूरी तरह से स्वतंत्र है। और यहां पर मैं बता रहा हूं कि संविधान में क्या क्या उपाय भी किया गया है कि ताकि इसको को हड़का ना सके, न्यायपालिका कभी किसी राजनीतिक कार्यपालिका या विधायिका के अंदर कभी दबाव में आ ना सके, इसके लिए बहुत सारा उपाय किया गया है। देख रहे ना, अब हटाने की प्रक्रिया भी इतना जटिल कर दिया, इतना जटिल कर दिया है संविधान में, ताकि एक बार जब नियुक्ति हो जाए तो वह एकदम बिल्कुल कार्यकाल तक वह काम कर सके, इसलिए उसके हटाने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। समझ रहे हैं। अब इसमें एक तीसरी बात भी है, वित्तीय रूप से स्वतंत्र होता है। कहने का मतलब क्या है कि न्यायपालिका में जितने भी सारे लोग जो काम जो करते हैं ना, उसके जो चीफ जस्टिस जो होता है, वे चीफ जस्टिस वित्तीय रूप से स्वतंत्र होता है, अर्थात इसको ना कार्यपालिका से वेतन लेने की उम्मीद है, ना विधायिका से वेतन लेने की उम्मीद है, कुछ नहीं, वो सारा उसका क्या है, वित्तीय स्वतंत्रता होती है, वो किसी के भरोसे नहीं होता है। समझ रहे बात को। अगर मान लेते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता अगर नहीं होता, 10,000 या 20,000 रुपया कोई दोसर गोटे देते हैं, महीना का हम 20,000 रुपया देते हैं ना, जरा हमारी बात नहीं सुनेगा, दबाव में आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए वित्तीय रूप से क्या होता है, यह बिल्कुल स्वतंत्र होता है, ताकि न्यायपालिका न इसके अधीन आवे न ही इसके अधीन आवे। वेतन और भत्ते की भी स्वीकृति न्यायपालिका के मुख्य जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जो वेतन और जो भत्ता जो दिया जाता है, वेतन महीने के जो वेतन और भत्ता जो दिया जाता है, उसकी स्वीकृति के लिए विधायिका से कुछ भी मशवरा करने की जरूरत है ये नहीं है। कोई जरूरत नहीं उससे विधायिका से एकदम पूछताछ करने की कितना वेतन दे कितना भत्ता दे, एकदम पूरी तरह से ये स्वतंत्र रहते। काहे किसी को सामने ये हारेगा भैया, काहे किसी के सामने किसी के कहने पर ये अपने फैसले को बाधित करेगा। जो सही होगा सबूत और गवाह के आधार पर वही फैसला वो देगा, क्योंकि हम किसी के अधीन नहीं है। निर्णयों की आलोचना, सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट चाहे निचली अदालत जो भी निर्णय दे देता है, देश के हर एक नागरिक को उसको मानना पड़ता है। जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला जो दे दिया, उसके बाद उसके फैसले को कोई यमराज भी नहीं टाल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया, यमराज भी टाल नहीं सकता है। समझ रहे बात को। यहाँ निर्णयों की आलोचना, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई निर्णय दे दिया, अगर कोई बोल रहा है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये गलत फैसला दिया है, आलोचना करने का अधिकार तो किसी के पास तो है ही नहीं। तुम्हें पसंद हो या ना पसंद हो, तुमको मानना पड़ेगा तो मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा तो स्वीकार करना पड़ेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर कोई अवमानना करता है कि नहीं हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, हाई कोर्ट के फैसले को हम नहीं मानते हैं, तो न्यायालय उसके ऊपर कार्रवाई भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के फैसले को न मानना, उसकी आलोचना करना, इसका मतलब ये क्या है कि तुम सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, तुम हाई कोर्ट से भी ऊपर है, जो कि तुम उसके फैसले को मानते नहीं हो। समझ रहे बात को। अभी देश में इतने सारे जो विवाद चल रहा है धार्मिक स्थानों के लिए जो विवाद जो चल रहा है, दोनों पक्ष के लोग क्या कहते हैं, अदालत जो फैसला देगी उसे सहज स्वीकार करेंगे। तो अदालत जो फैसला देती है तो उसको नानुकुर करते हुए भी क्या करना पड़ता है, उसको मानना पड़ता है, क्योंकि न्यायपालिका किसी के पक्ष में काम करने वाली संस्था नहीं होती। समझ रहे बात को। एक चीज को और मैं यहां पर बता देता हूं कि क्या न्यायाधीशों की क्या आलोचना नहीं होती है? क्या न्यायाधीशों की आलोचना होती है। जब मान लेते हैं कि किसी हाई कोर्ट की या तो फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की, उसको जब हटाने की जब कोई नौबत आ जाती है, किसी विशेष परिस्थितिवश हटाने की जब नौबत आ जाती है कि नहीं ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, चलो इसको हटा दिया जाए, तब संसद के सदस्य लोग क्या करते हैं, तब उसकी लोग आलोचना कर सकते हैं, उस पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं। अन्यथा अदालत के फैसले पर किसी भी व्यक्ति को, एक आम व्यक्ति से लेकर के सर्वश्रेष्ठ पद पर जो बैठा हुआ है, किसी को भी उस पर टिक्का टिप्पणी करने का कोई अधिकार
नहीं होता है। अगर वैसा करता है तो न्यायालय की अवमानना करता है और न्यायालय उस पर कार्रवाई कर सकता है। समझ रहे बात को? तो इस प्रकार से हमने बता दिया न्यायपालिका पूरी तरह से क्या है, एक स्वतंत्र संस्था होती है। चलिए